नमस्कार, सभी को नमस्कार। स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में होता है। संबंध में तृप्ति के साथ जीते हैं तो फिर साधन से वो तृप्ति की जरूरत हमारी नहीं रह जाती। इसलिए सही अर्थों में हम परिवार में समृद्धि को फील कर पाते हैं। तो यहाँ के लिए एक बढ़िया सूत्र है कि समाधान के बिना एक भी व्यक्ति समृद्ध हो नहीं सकता, ये भी नियम है। क्योंकि मैं कैसे पहचानूंगा कि कितना पैसा होने से मेरे को का फीलिंग नहीं आएगा। तो यहाँ हम पहुंचे कि पूरी धरती पे एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या हो गया? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। यदि मैं स्वयं परिवार के रूप में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त नहीं हूं तो मेरी एनर्जी परिवार में ही इतनी इन्वॉल्व है, बाहर तो बस ले दे के काम चल रहा होता है। तो यदि यहां से मैं तृप्त होता हूं, सूत्र वही है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। मैं स्वयं में तृप्त होता हूं तो संबंध में तृप्ति की ओर जाता हूं, संबंध में तृप्त होता हूं तो परिवार में समृद्धि की ओर जाता हूं, परिवार में जी पाता हूं तो यही समाज का सूत्र बनता है। दूसरे परिवार ऐसा जी सके, यही भय मुक्त समाज बनने का सूत्र है। क्योंकि ये समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार दूसरों का पोषण करेगा कि शोषण करेगा। फिर आपको ये डर नहीं होगा कि मेरी बेटी बाहर खेलेगी तो वो सेफ है कि नहीं है। समाज भय से मुक्त होगा, क्योंकि एक अपने आप में जीता हुआ परिवार ही दूसरे परिवार के जीने के लिए सहयोगी हो सकता है। अभी की स्थिति कैसी है? देने के वेश में लेने के लिए निकले हुए लोग हैं। वेश क्या धारण किया हुआ है? हम देने के लिए निकले। अपने भीतर वाले से पूछ के देखें कि सही अर्थों में हम कुछ देने के लिए निकले हैं कि देने के नाम पे कुछ पाना ही चाहते हैं। सभी परिवार जी सकें, यही समाज और व्यवस्था का काम है, जिसको हम सरकार के नाम से चाहते। तो सरकार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमको आदमी चलना और आदमी चलाना नहीं आता है, इसलिए घर भी नहीं चल रहा है, सरकार तो दूर की बात है। सरकार को क्या करना है, स्कूल को क्या करना है, परिवार को क्या करना है, मुझको क्या करना है, हर जगह में वो क्लैरिटी आएगी। और सबका लक्ष्य अलग अलग होगा कि सबका लक्ष्य एक ही लाइन में होगा? सबका लक्ष्य एक ही लाइन में विलय होता होगा तो वो सामूहिक रूप से कोई उपलब्धि आती हुई दिखाई देगी। तो एक बात का पता चला, एक परिवार अपने आप में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होता है तो सहज रूप में वो दूसरे परिवार के लिए उपलब्ध हो जाता है। हम घर में करें भी क्या? हमारे पास कोई काम भी तो नहीं है। तो मेरे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, मेरे परिवार में कोई अभाव नहीं है और मैं खाली हो गया हूँ। तो आप 7 दिन घूमने के लिए सिंगापुर चले जाते हो, हम 7 दिन के लिए शिविर लगा लेते हैं। तो बहुत आराम का काम है, इसलिए नहीं कि कोई बहुत परोपकार का काम है, कोई बहुत अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये करके अच्छा लगता है। एक व्यक्ति तृप्त होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन संबंध में तृप्ति के रूप में दिखाई देता है। एक परिवार तृप्त होता है, उसका मैनिफेस्टेशन सहज रूप में, जैसे सांस लेते हैं बिल्कुल वैसे ही समाज के भयमुक्त होने के रूप में दिखाई देता है। और इतना ही काम सारे परिवारों का मिलकर है। सरकार का इतना ही मतलब है कि समाज मेहनत करता है, वो टैक्स देता है, टैक्स के पैसे को समाज हित में लगाया जा सके, इसके लिए समाज से ही कुछ जिम्मेदार सक्षम लोगों को हम चुनते हैं और वो मिलके समाज के कल्याण के लिए काम करें, इस अपेक्षा के साथ हमने सरकार बनाई। वर्तमान स्थिति कैसी है? सरकार समाज के लिए है कि समाज सरकार के लिए है? वर्तमान स्थिति ऐसी है कि समाज का शोषण करके सरकार कैसे चलेगी? हम यहाँ खड़े। दूर मत जाइए, सारी चीजें बहुत बढ़िया सूत्र है। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। जब परिवार कह रहा हूं तो जितना भी मेरे मित्रों सहित जो मेरा फैलाव है, मेरा कार्य क्षेत्र भी एक तरह से मेरे परिवार का ही विस्तार हो जाता है। जहां मैं रोज 8 घंटा लगाता हूं वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। जैसे 2 शब्द हैं, संपर्क और संबंध। दोनों में क्या अंतर है? जहां अपेक्षाएं निश्चित हैं उसका नाम संबंध है, जहां अपेक्षाएं निश्चित नहीं है उसका नाम संपर्क है। तो विद्यालय में बच्चे और टीचर्स, स्कूल के साथ अपेक्षाएं निश्चित है। उन अपेक्षाओं का निर्वाह नहीं होता है, इसलिए टीचर को भी तृप्ति नहीं मिलेगा, सिस्टम को भी नहीं मिलेगा। उन अपेक्षाओं का निर्वाह किए बिना हमसे जो अपेक्षा है दूसरों को नहीं है, मुझको ही है, अपने आप से। मेरी तृप्ति के लिए परफॉर्म करना मेरी जरूरत है। क्या परफॉर्म करना है वो क्लैरिटी आ जाए। एक व्यक्ति के रूप में जीना क्या है? मेरे भाव और विचार की, मेरे स्वस्थ, मेरे खुश, मेरी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड,
पीस ऑफ माइंड, जो भी नाम देना चाहें, या मैं हमेशा समाधान के साथ हूं तभी पीस के साथ रह सकता हूं। ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड हो गया। अब यदि मैं ऐसा होऊंगा तो जो जिसके पास है उसको बांटेगा ही। तो दूसरे को क्या बांटूंगा? समस्या बांटूंगा कि समाधान बांटूंगा? जब दूसरे को समाधान बांटूंगा, दूसरे के साथ कैसा जीना होगा? तृप्ति के साथ ही होगा। तो संबंध में तृप्ति होगा। यदि मेरे को स्वयं में तृप्ति मिल गया, संबंध में तृप्ति मिल गया, अब मैं गाड़ी में तृप्ति नहीं तलाशूंगा। मेरी पहचान का आधार होगा मैं एक मानव, इतने सोचने समझने की क्षमता वाला मानव। मेरी अपने आप में कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान किसी गाड़ी के साथ होगी। तो इसका मतलब है कि मेरी पहचान मेरे आचरण के साथ होगी, मेरी उपयोगिता के साथ होगी, मेरी डिलीवरी के साथ होगी। क्या पहचान होगी? मैं व्यक्ति के रूप में इकाई है तो उसका मैनिफेस्टेशन परिवार में है। परिवार ही वो जगह है जहां मुझको अपने जीने की क्वालिटी का पता चलता है। बाहर में लोगों को निपटा देता हूं। बेटे से नहीं बनती है, अब निपटा के दिखाओ। पत्नी से नहीं बनती है, अब निपटा के दिखाओ। तो घर में जीना ही होगा, है ना। बाहर दूरी बनाई जा सकती है, इवन दोस्त के साथ दूरी बनाई जा सकती है, ऑफिसर के साथ, कलीग के साथ दूरी बनाई जा सकती है, इवन भाई के साथ भी दूरी बनाई जा सकती है, इवन बच्चों के साथ भी दूरी बनाई जा सकती है। पति पत्नी वो संबंध है जहां दूरी बनाना भी झेलने जैसा ही। पति पत्नी संबंध पे जोक बनने का कारण ही इतना है कि वहां हमारी सबसे अधिक जी पाने की अपेक्षा है और वहां हम नहीं जी पा रहे हैं, उस गम को भुलाने के लिए जोक्स बनाते हैं। वहां दूरी नहीं बनाई जा सकती। जीने का पता हमको परिवार में चलता है। परिवार में जीने में सफल हुए, परिवार में फिर एक व्यक्ति नहीं है, हमारे मित्र परिवार भी उसमें शामिल हैं। इस रूप में ऐसा हम जी सके तो दूसरे परिवार, तो समाज हमारे जीने का एक्सप्रेशन होगा। मेरा परिवार जी रहा है तो इस साल का टर्नओवर कितना, कितने दूसरे परिवार मेरे परिवार के सहयोग से जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बात होगी। और यदि सरकार का इतना ही मतलब है कि धरती के सारे परिवार शिकायत मुक्त अभाव, किसी राज्य के सारे परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर जी सके, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है दुनिया में। सारा काम मानसिकता के लेवल पे हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तमाम तरह का ऑटोमेशन, तमाम तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, कितने कैमरे लगाएंगे, कहाँ कहाँ कैमरे लगाएंगे। व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ दैट समृद्ध परिवार? दुनिया में कोई भी चीज ऐसी बताओ जिसके होने का कोई पर्पस ना हो। कोई आम का पेड़, नीम का पेड़, गाय, पशु, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश, उसके होने का कोई पर्पस शरीर की रचना के इवोल्यूशन के क्रम में है। ऐसे माँ को स्तन में वो होता है, आदमी का भी स्तन में रहता है, आदमी में उसका पर्पस नहीं है। बेसिकली ये शरीर के इवोल्व होने के प्रोसेस में है, हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी नहीं है, लेकिन सृष्टि के रचना क्रम में उनकी कोई भूमिका है। तो ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सवाल का ही आंसर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कोई चीज हो और वो अनुपयोगी हो। मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो गया, मैं रोज खाऊंगा, उठ के सो जाऊंगा, फिर कमा के ले आऊंगा, फिर उठ के सो जाऊंगा, ये नेचुरली एक्सप्रेशन है। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। भ्रमित आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूज आदमी क्या बांटेगा? अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? सुखी आदमी क्या बांटेगा? समाधानित आदमी क्या बांटेगा? प्यार से भरा आदमी क्या बांटेगा? सुन लीजिए अच्छे से, यदि आपके पास कोई उपलब्धि है और वो मल्टीप्लाई नहीं होती है तो उसके होने का आपको भ्रम है। पूरी नेचर में देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन है। एक पेड़ अपने आप को बीज से मल्टीप्लाई करता है, एक पशु अपने आप को वंश के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। मानव एकमात्र एंटिटी है जिसमें ज्ञान को पाने की सामर्थ्य है। मानव और पशु में आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु भी करता है, मानव भी करता है, वो भी अपने बच्चे पालता है, हम भी अपने बच्चे पालते हैं। तो मानव में ज्ञान को उद्घाटित करने की क्षमता है, तो इसका मतलब ही है वो ज्ञान का विस्तार ही करेगा। जब तक मानव ज्ञान का विस्तार नहीं बनेगा, बायोलॉजिकली माँ बाप बन के हम तृप्त नहीं हुए हैं, ये हमने भोगा है। हम केवल बायोलॉजिकली माँ बाप बने कि अपने बच्चों के सही अर्थों में आचरण के भी माँ बाप बने। तो जब तक हम अपने बच्चों को एक श्रेष्ठ आचरण से संपन्न, हर बच्चा अपने माँ बाप के प्रतिरूप कहलाता है। अभी वो शरीर का प्रतिरूप है कि आचरण का प्रतिरूप? अभी शरीर का प्रतिरूप है। इससे हमको तृप्ति नहीं हुआ है कि एक परिवार अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपका परिवार में शिकायत मुक्त है, तो आपके परिवार के माध्यम से कितने परिवार शिकायत मुक्त हुए बताओ? नहीं तो आपका भ्रम है। तो जो भी चीज होगी सही होगी वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जो भी व्यक्ति है, कोई भी चुपचाप नहीं बैठा है, हर चीज अपने आप को मल्टीप्लाई करता ही है, ये नेचर का नियम ही है। अब चर्चा करते हैं। अब तक हमने चर्चा किया, जीने की चर्चा किया। जीने की चर्चा में हमने पाया आदमी की बेसिकली समझने की और जीने की भाव और विचार की दुनिया है, संबंध की दुनिया है। समृद्धि के भाव को, समृद्धि एक भाव है कि वस्तु है? समृद्धि वस्तु के साथ भाव है, वस्तु भी है
भाव भी है, और इसको मल्टीप्लाई करें और पूरा समाज भयमुक्त हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर जिंदा रहना किसको बोल रहे हैं? देखिए, जब जिंदा रहने की बात करते हैं, बेसिकली मानव के साथ बोल रहे हैं कि मानव में 4 विषय होता है: आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। दूसरा मानव में देखें तो मानव में 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस, ये हम सभी जानते हैं। अब जिंदा रहने की जब बात करते हैं तो ये 4 विषय और 5 इंद्रियां मानव के पास भी हैं, पशु के पास भी हैं। कुत्ता, गाय, बिल्ली, उसमें भी शब्द, स्पर्श, आंख, नाक, कान, त्वचा, 5 सेंसेस की बात करते हैं। अब बताइए, टेक्निकली पशु के जिंदा रहने में 4 विषय और 5 इंद्रियों को पशु जैसे यूज करता है और मानव जैसे यूज करता है, दोनों एक ही जैसा है कि दोनों में कोई अंतर है? अच्छा, पशु का नियंत्रण ज्यादा है कि मानव का नियंत्रण ज्यादा है? मानव के अनियंत्रण के कारण ही शिविर करना पड़ रहा है। बस स्वरूप अलग अलग है थोड़ा, लेकिन दोनों में समानता है। दोनों, मानव भी और पशु भी, ये चारों विषय ये पशु में भी दिखता है, और इंद्रियां जहां तक है 5 ज्ञानेंद्रियां वो पशु में भी काम करती हैं। तो टेक्निकली कोई अंतर है कि नहीं, या एक ही जैसा है? जिंदा रहने के मामले में पशु और मानव समान है? सर, अंतर है। पशु जो है, जो नेचर में है उसी तरह से उन चीजों को यूज कर रहे हैं, मानव उनको मैनिपुलेट करता है। इस मामले में तो मानव पशु से पीछे रह गया। नेचर से तो आगे निकल गया, पर अपने आचरण से पीछे रह गया। पशु को पता है कब खाना है, कितना खाना है, मानव को नहीं पता है। पीएचडी करके भी ये समझ में नहीं आया कि कब खाना है, कितना खाना है। तो मानव ज्ञान कहता है, वही सबसे बड़ी उसकी अज्ञानता है। अभी टेक्निकली सही अर्थों में कहा जाए तो मानव ने ज्ञान शब्द को पहचाना है, ज्ञान के नाम पे वस्तु को नहीं पहचाना है। जब मैं वस्तु बोलता हूं तो उसका मतलब वास्तविकता है। ज्ञान रूपी वास्तविकता को हमने नहीं पहचाना है। हमें कभी इंफॉर्मेशन को ज्ञान बोला है। इसी वजह से ऐसा महसूस होता है कि अगर सृष्टि का अगर कोई क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उसके लिए केवल मानव ही जिम्मेदार होगा, कोई और प्राणी नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान ही अज्ञानता है सबसे बड़ी, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। इसलिए वो डिबेट चलता ही है कि साइंस वरदान है कि अभिशाप है। ये सब स्कूल एज में ये सब डिबेट चलता ही रहता है। पशु को देखें तो वो 5 इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। जैसे मैक्सिमम टाइम आप पशुओं को देखोगे तो वो सूंघने को ज्यादा यूज करता है ना। जैसे हम लोग गौशाला चलाते हैं, कोई गाय का बच्चा मर जाता है तो उसका अंदर का मटेरियल निकाल के उसमें भूसा भर के और उसको रख लेते हैं, उसको खलटा बोलते हैं। तो गाय उसको सूंघने से उसको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा है, और नहीं तो वो दूध देना बंद कर देती। तो इसका मतलब सूंघने से उसको सेंस आता है। हम गांव में देखते थे, हमारी दादी, वो जब वो कहीं बाहर चले जाते थे उसकी साड़ी पहन के दूध निकालना पड़ता था क्योंकि उसकी साड़ी की गंध उसको पहचान है। आप किसी के भी घर में जाओगे, कुत्ता पहले आके आपको सूंघेगा, सूंघने से वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेता है। एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो अगली बार आओगे तो वो रजिस्ट्रेशन उसके पास रहता है। तो सूंघने वाली चीज को ज्यादा प्रयोग करते हैं, बाकी को भी प्रयोग करते ही। तो पशु को देखें तो वो 5 इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। मानव जस्ट इसका रिवर्स करता है। मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों से वो सुख पा सके। कभी आप सुबह ऐसा करते हैं कि आज सुबह मैं जिंदा रहने के लिए क्या खाऊंगा? आप क्या बोलते हैं? आज क्या बनाओगे? आज क्या स्वाद मिलने वाला है? तो मानव इतना इवोल्व्ड स्पेसीज है कि वो जिंदा रहने का कभी सोचता ही नहीं है जब तक मरने की क्राइसिस ना आ जाए। तो वो किन्हीं बीमारी के क्षणों में, एक्सीडेंट के क्षणों में ही मरने को सोचता है। बाकी समय में वो केवल मौज का सोचता है, स्वाद का सोचता है, सुख का सोचता है, सम्मान का सोचता है, सफलता का सोचता है। वो कभी शरीर के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि इसको जिंदा कैसे रखना। वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। मैं बढ़िया स्वादिष्ट चीज खाता हूं और शरीर उससे जिंदा रहता है। ये काम अपने आप होता रहता है। तो पशु के जीने में और मानव के जीने में क्या अंतर है? पशु के जीने के केंद्र में क्या है? पशु के जीने के केंद्र में जिंदा रहना है। मानव के जीने के केंद्र में क्या है? सुख है। तो मानव सुख को छोड़ के कभी नहीं चलता है, हमेशा सुख की तलाश में ही चलता है। ऐसा क्यों है? हाईली इवॉल्व्ड कॉग्निटिव है।
मानव के पास दो वरदान है। एक वरदान उसके पास है कि उसके पास कल्पनाशीलता है। कितना भी सोचे, सोचने की ताकत खत्म नहीं होती है। धरती के सभी मानव के पास सोचने समझने की अनलिमिटेड ताकत हमेशा हमेशा के लिए सभी के पास समान रूप से मौजूद है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन, साथ में कर्म स्वतंत्रता भी उसके पास है। जैसा भी वो सोचता है वैसा कर्म करने का स्वतंत्रता उसके पास है। उसमें सही गलत का ब्रेक लगा हुआ नहीं। जिसको वो ठीक मानता है, जिसको वो अपने लिए सुखदायी मानता है, वैसा कर ही सकता है। तो मानव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। फल कैसा आएगा? मेरे चाहने के अनुसार कि कर्म के अनुसार? मैं जहर खाने के लिए स्वतंत्र हूं। एक बार पेट में चला गया तो मैं पेट को यह नहीं बोलता कि देख देख गलती से चला गया। अब पेट में चला गया तो अवसर नियम काम करेगा। तो मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन फल तो किसी नियम के अनुसार ही आएगा। तो ये मानव के साथ ऐसा है। पशु के साथ कैसा है? पशु कर्म करने के लिए भी परतंत्र है और फल भोगने के लिए भी परतंत्र है। पशु के पास स्वतंत्रता नहीं है। शेर जंगल का राजा, आप बोलते रहो, बेचारा बेघर होता है। हजारों साल से उसके पास घर नहीं है, आगे भी घर नहीं रहेगा। बंदर जैसा विकसित प्राणी का घर नहीं होता है, उसको ये अकल नहीं आई, गर्मी सर्दी बरसात में प्रॉब्लम आती है तो घर बना ले। वो नहीं बनाएगा तो मतलब नहीं बनाएगा। बया मेल एक घोंसला बनाता है जिसमें वो बैठ सकता है। फीमेल ने पसंद कर लिया तो दोनों मिलके फिर एक नया घोंसला बनाएंगे। उसका मुंह ऐसे नीचे लटका हुआ है। सांप अंडे आके खा लेता है तो सांप उसमें नहीं घुस पाए, ऐसी व्यवस्था उसमें है। लेकिन हजारों साल से वो इतना बढ़िया घोंसला बना रहा है, वो भी कभी 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं करेगा। पशु कर्म करने के लिए भी परतंत्र है और फल भोगने के लिए भी परतंत्र है। मानव इवोल्व स्पेसीज है, इसलिए कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो गया, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कितनी यात्रा शेष है? तो एक जागृत मानव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये आगे की यात्रा है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से हर मानव में उसकी एक पहचान की तलाश है, सम्मान की तलाश है। अभी सम्मान और पहचान का आधार क्या है? पद और पैसे के रूप में पाते हैं, लेकिन सम्मान का एक कॉमन आधार रूप है। मैं कैसा दिखता हूं, फिर मैं कैसा दिखता हूं कि मेरी गाड़ी कैसी दिखती है। तो तमाम चीजें, मेरे दिखने वाला फिर घर भी कैसा दिखता है, तो रूप को लेके मेरी पहचान से हमने जोड़ा है। शरीर के बल को पहचान से जोड़ा है, धन को पहचान से जोड़ा है और पद को पहचान से जोड़ा है। तो रूप, बल, धन, पद को हमने पहचान से जोड़ा है। तो हम अपनी पहचान को यदि अपने आप में जांच के देखें तो हमारे पहचान का कोई पार्ट रूप से आ रहा है, कोई पार्ट शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन डोमिनेंटली समाज में देखें तो धन और पद के आधार पर आदमी अपनी पहचान को संजोते हुए देखा जाता है। जो भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ जो हमारी जिंदगी में हम रोज जी रहे हैं। उसमें कभी भी आपको कोई गैप दिखाई देता है तो आप बिल्कुल असहमत होने का प्रयास बनाए रखें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। अब हमारी जिंदगी को समराइज करके देखिए, अभी जैसा हम जी रहे हैं उसमें क्या है। हमारी जिंदगी में एक बड़ा हिस्सा है कि हम इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं। एक हमारी जिंदगी का बड़ा पार्ट ऐसा बना हुआ है। तो कभी घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कोई रूप देख के, हमको पहाड़ देख के अच्छा लगता है, नदी देख के अच्छा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को तृप्त करके हमने सुखी होने का प्रयास किया है। उसके तमाम तरह के वेरिएशन क्वांटिटी और वैरायटी में हमारे पास है। इतना बढ़ गया है कि बहुत मुश्किल में आ गए। पहले इतनी समझदारी की जरूरत नहीं थी हमारे समय में। गाड़ी लेने जाना है तो 2 गाड़ियां हैं, फिएट एम्बेसडर, तो ज़्यादा चॉइस नहीं, 2 में से कोई एक ले लो। मोटरसाइकिल लेना है तो 2 मोटरसाइकिल है, यजदी और बुलेट, 2 में से कोई एक ले लो। घर अधिकांश का किराए पे ही होता था। अपना घर कम लोग सोचते थे। गाड़ी तो किराए पे ही होती थी। घर आदमी 50 की एज में सोचता था। कपड़े तो एक थान में से सारे बच्चों का सिलता था। कॉपी किताब तो पुराने बड़े भाई और भाई की नीचे वाले भाई में ट्रांसफर होती थी। तो ज्यादा मामला उलझा हुआ नहीं था। अभी एक गाड़ी खरीदनी है तो 6 महीने सर्वे में लगेगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सुटेबल होगी। हो सकता है उसके लिए कंसल्टेंसी भी शुरू हो गई हो। अब इतना सर्वे को कैसे करेगा हर आदमी? तो इन सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन इसका फैला हुआ संसार हमको दिखाई देता है। कितना फैल गया, वर्ल्ड वाइड देखें तो ये कहाँ तक चला गया है। ये एक दुनिया है, उसका आपको मेरे से ज्यादा पता है
कि अपने सम्मान और पहचान की तलाश में हम क्या क्या कर रहे हैं वो भी हमारे सामने। इन दोनों की लिमिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप बताओ, मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन करता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये जो आपने पहचान और सम्मान के तरीके बताए, रूप, बल, धन और पद, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ज्ञान भी हो सकता है। क्योंकि जैसे आपके जीवन को ही ले लें कि ये सब चीजें थी, लेकिन एक जिज्ञासा थी कुछ चीजों को जानने की, और या हम में से भी कुछ लोग इस उद्देश्य के साथ जरूर आए होंगे, एक नया ज्ञान हमें मिलेगा जीवन के बारे में। क्योंकि वो जो जिज्ञासा है, कई बार वो जिज्ञासा ही आराम से नहीं रहने देती किसी व्यक्ति को, चाहे उसके पास ये सारी चीजें हों। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि रूप, धन, बल, पद के साथ ज्ञान भी इसमें शामिल हो सकता है। बेसिकली इस धरती के सभी मानव के पास में 5 ऐश्वर्य कहे जाते हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। मैं सुखी होना चाहता हूं और सुख की निरंतरता चाहता हूं और वो इंद्रियों से चाहता हूं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो निरंतरता नहीं है, सबसे बड़ा लोचा यही है। हाँ। दूसरा सर, उसमें हम निर्भर हो जाते हैं दूसरे, हाँ, अपनी कमान बहुत दूसरे बढ़िया। हमेशा किसी दूसरे पे निर्भरता है। मेरा शरीर भी मुझसे दूसरा ही है, शरीर में डायबिटिक है और मेरा मीठा खाने का मन करता है, तो इस शरीर पे निर्भरता है। मेरे शरीर पे निर्भरता है या दूसरे के शरीर पे निर्भरता है या दूसरे के मूड पे निर्भरता है, हमेशा किसी दूसरे पे निर्भरता है, निरंतरता नहीं है। 2 पॉइंट हमने पहचाना। तीसरा पॉइंट, तो एक तो इंद्रिय सुख क्षणिक होता है, क्षणिक सुख है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसमें निर्भरता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। और हाँ, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है का मतलब है कल तक जो मुझको बहुत अच्छा लगता था आज अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है। एक ही व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव है और 2 व्यक्ति के लिए तो तमाम सब्जेक्टिव है ही है। और अतृप्त रहते हैं। अतृप्त का मतलब है पहले कौर में जितना सुख मिलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, वो लागू होता है ना, वैसे ही सुख नहीं बना रहता है। इन्हीं कारणों से इसमें वैरायटी की जरूरत है। ये वैरायटी ही अपराध की ओर जाती है। फिर एक पत्नी से काम नहीं चलेगा ना, वैरायटी चाहिए। हाँ जी, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि मेरा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, ये मेरे जीने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक व्यक्ति को लगता है कि यार मैं खाने के मामले में नियंत्रित रहना चाहता हूं और जितनी भूख है उतना ही खाऊंगा, ओवर ईटिंग नहीं करूंगा। जब वो अपने मन का खाना दिख जाता है, सारा कंट्रोल छूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बार बार ये कोशिश करता हूं कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करूंगा, और जब खाना सामने आया, गई भैंस पानी में, तो मैं फिर कैसा फील करता हूं? स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? स्वयं के प्रति विश्वास घटता है, मेरा ही खुद के प्रति विश्वास घटता है। और यदि आपको अपने पति के बारे, पत्नी के बारे, परिवार के व्यक्ति के बारे लगता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, उसके प्रति हम विश्वास ज्यादा कर पाते हैं कि कम कर पाते हैं? कम कर पाते हैं। मेरा स्वयं के प्रति विश्वास का बड़ा मामला यही है कि मेरा इंद्रियों पे कितना नियंत्रण है। तो जिस व्यक्ति का इंद्रियों में जितना नियंत्रण है, वो व्यक्ति उतना ही स्वयं में स्टेबिलिटी के साथ है। और यही ठोस जमीन पति पत्नी के बीच में भी काम आती। समझ में आ रही? और विस्तार से कहूं, ये बहुत बारीक जगह है ये। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, उतना ही सारा रिमोट कंट्रोल फिर और किसी तरीके से चलता है। तो ये सारी जगह का इतना ही मतलब हुआ, यदि मेरे को स्वयं के बारे लगता है या दूसरे व्यक्ति के बारे लगता है, ये जीने के उतना ही दूर मेरे को ले जाता है। मेरा जीने का कॉन्फिडेंस, स्वयं के प्रति विश्वास उतना ही कम होता है। तो इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होने का मतलब है कि ये जीने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि मैं क्या होना चाहता हूं? मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होना चाहता हूं कि विश्वास में कमी के साथ होना चाहता हूं? मैं विश्वास के साथ होना चाहता हूं। इंद्रियां मुझको चलाएं कि मैं इंद्रियों को चलाऊं? मैं मन के अनुसार चलूंगा कि मेरा मन मेरे अनुसार चलेगा? ये मानसिकता की जगह है। यदि मेरा मन मेरे अनुसार चलेगा तो मैं एक बड़ा आदमी हो जाता हूं, अपने में ही बड़ा आदमी हो जाता हूं। आप मेरे लिए क्या सोचते हो ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं अपने बारे में ठीक सोचना शुरू कर देता हूं। तो अपनी नजरों में उठ जाना, जो स्वयं में सम्मानित हो गया उसका कोई अपमान करे ये संभव नहीं है, जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान करे ये संभव नहीं। जब मैं ये सारी भाषा कह रहा हूं तो
तो ये मेरे लिए भी वैसे ही लागू होती है, आपके लिए भी वैसे ही, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए वैसे ही लागू होती है। हाँ, एक कंडीशनिंग काम करती है। हमारे समय में हमको जिस तरह की मान्यता मिली उसमें वो किसी भगवान के बारे गलत विचार आ जाने से भी लगता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, अपराध बोध फील होता था। अभी के बच्चे कैसा कर रहे हैं, वो राम के बारे में 4 गलती निकाल के, कृष्ण के बारे में 4 गलती निकाल के उनको लगता है कि मैंने कोई कॉन्फिडेंस का काम किया है। हमको किसी दूसरे स्त्री के बारे में गलत विचार आए, ये हमको अपने में अपराध बोध लगता था कि नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं, करना तो फिर बहुत आगे की बात है। शिविरों में हम सब तरह के लोगों से मिलते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक शिविर किया तो ऐसी कहीं बात चल रही थी, तो एक लड़की से बात हो रही थी, तो इस तरह के विचार शेयर हो रहे थे। तो कह रही सर आप थोड़ा सा ना आउटडेटेड हो, हमको इस सब में कोई फील नहीं होता है। तो ये कंडीशनिंग की बात है। जब किसी चीज को वे ऑफ लाइफ के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो जो अपराध बोध हमको एक तरह की कंडीशनिंग से आ सकता है, दूसरे को वैसा अपराध बोध ना आए ये हो सकता है, पर जिंदगी में उस स्टेबिलिटी को पा जाएगा ये नहीं हो सकता है। तो एक बात समझ में आया, यदि मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो स्वयं के प्रति विश्वास क्या है? सेल्फ के प्रति कंट्रोल होना स्वयं के प्रति विश्वास, और ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये मेरा जीने के प्रति विश्वास कम होता है। तो ये हमने देखा। अच्छी बात है आपने कही, बहुत कम समय में कह दी, बहुत अच्छी बात है। और कोई चीज आपके ध्यान में आती हो? अपनी गाड़ी का ड्राइवर हमने किसी और को बना दिया। हाँ, इंद्रियों को बना दिया। वही इंद्रियों को बना दिया और इंद्रियां मुझको चलाती हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसका नाम साधन है, इसका नाम शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, इसको मन चलाता। सीक्वेंस ऐसा है, सीक्वेंस ऐसा है कि बुद्धि चित्त को चलाता है, चित्त वृत्ति को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, मन शरीर को चलाता है, शरीर साधन को यूज करता है। नेचुरल सीक्वेंस ऐसा है। लेकिन जब मैं इंद्रियों से सुखी होने जाता हूं, साधन और शरीर से मैं प्रभावित हो जाता हूं, तो इंद्रियां और साधन मन को चलाता है और मन वृत्ति को चलाता है, चित्त को चलाने की कोशिश करता है। इसी का नाम सारा अंतर्विरोध है। ये अंतर्विरोध ही शरीर पे साइकोसोमेटिक बीमारियों के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। सूत्र है, अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होता है। बिजली तार से व्यक्त होता है। बिजली बड़ी शक्ति है, वो तार से व्यक्त होता है। तो उसी तरह से मन शरीर से व्यक्त होता है। शरीर से विकसित कौन? मन। विचार मन से व्यक्त होता है, इच्छा विचार से व्यक्त होती है। ऊपर भाव की दुनिया कहें या समझ की दुनिया कहें, वो इच्छा से व्यक्त होती है। तो समझ इच्छा से व्यक्त होती है, इच्छा पूर्वक विचार व्यक्त होते हैं, विचार पूर्वक मन उसको भोगता है, मन शरीर को चलाता है, शरीर गाड़ी को चलाता है। जैसे मैं शरीर के माध्यम से कार चलाता हूं, तो शरीर बड़ी शक्ति है, कार उससे छोटी शक्ति है, इसलिए वो कार को चलाता है। तो इस तरह से सीक्वेंस नेचुरल ऐसा है। ये सीक्वेंस जब भी रिवर्स हो जाता है, इसका नाम दुख। ये जो इंद्रियों का जो चर्चा चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है इसको कंट्रोल करने की, इसको टेम करने की, वो जिस उम्र में होती है वो हमारे स्कूल्स में ही होते हैं, जैसे 6 to 12। अगर हम इन चीजों को वहां बच्चों को समझा पाते हैं तो पूरा सुधर जाता है। ना तो हुए होंगे तब। हमारा खुद का इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और बच्चों को बोलने जाते हैं, वो कहते हैं चुप रहे, घर में नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, और शिक्षा के लिए जो काम की बात है, पता क्या है, यहाँ शिक्षा के लिए समझ सकते हैं कि फोकस एरिया कहाँ पे है और कब होगा। देखो, एक तो ये कह रहे हैं कि ये किसी तरह के आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे 3 तरह की फिलॉसफी या 3 तरह के विचारधाराएं हो सकती हैं। एक विचारधारा है कि चाय पानी की तरह सेक्स को भोगा जाए। मैं उन लोगों से भी मिला जिनको सेक्स को भोग भोग के जिनके टेस्ट बर्ड्स ही मर गए, ऐसे लोगों से भी मिला। तो एक तरह की विचारधारा वो है जहां सेक्स चाय पानी की तरह से इस्तेमाल हुआ और उन्होंने उसको सुखी होने का साधन माना, तो भोग की अति में गए, वो तो फ्री सेक्स की बात किया, वो एक एंड है। हमारे भारत में जिस तरह की विचारधारा रही, हमने आइडियल की बात किया, आदर्श की बात किया, क्या संतानोत्पत्ति के लिए ही सेक्स की तरफ जाना है, ये दूसरा एंड है। इसको आदर्श कहा। आदर्श निभता नहीं और फ्री सेक्स अव्यवस्था की ओर जाएगा, तो फाइनली दोनों ही हमारे लिए प्रैक्टिसेबल नहीं। तो ना यहाँ आदर्श की बात कर रहे हैं, ना यहाँ फ्री सेक्स की बात कर रहे हैं,
यहाँ ये कह रहे हैं कि आदमी को बेसिकली सुख की तलाश है। यदि उसकी जिंदगी में सुख का दरवाजा खुल गया, भाव और विचार में सुख का दरवाजा खुल गया, तो इंद्रियों पे उसकी सुखी होने की निर्भरता वैसी नहीं रहेगी, इसलिए वो इंद्रियों के मामले में नियंत्रित रहेगा। तो एक आदमी भाव और विचार से सुख पाएगा, अपने व्यवहार से सुख पाएगा, संबंध में सुख पाएगा, अपनी भूमिका से सुख पाएगा और इंद्रियों में नियंत्रित रहेगा। तो इंद्रियों में नियंत्रित रहने की बात कर रहे हैं, इंद्रियों से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे। तो हम अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, हम अच्छे घरों में रहेंगे, साफ सुथरे घरों में रहेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, लेकिन इंद्रियों के मामले में नियंत्रित रहना उचित है कि अनियंत्रित रहना उचित है? हमको खुद को भी यही स्वीकार है, हमारे परिवार को भी यही स्वीकार है कि हम सब इंद्रियों के मामले में नियंत्रित रहें। एक तो इस बात पे क्लैरिटी हो गई कि यहाँ किस तरह की बात की जा रही है। तो किसी तरह के आदर्शवाद की बात नहीं की जा रही है। क्या उठाया था आपने कॉन्टेक्स्ट? हाँ, बच्चों का। इस पे बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है वो काम की बात है। आपका छोटा बच्चा जब दूसरे घरों के भी बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ वो खेलता है, तो आप उसको क्या बताते हो? बेटा उसको क्या बोलना है? आपका बेटा है और पड़ोस की बेटी आई है, तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलना है बेटा? कौन है वो? दीदी है। तो आपका बच्चा भी उसको दीदी कहने लगता है। एक समय वो भी आता है जब बच्चे से पूछो कितने भाई बहन हैं, तो जिनके साथ खेलता है सबको गिन के बता देता है कि हम इतने भाई बहन हैं। उसको अपना पराया, छोटा बड़ा, उसको कोई भेद नहीं। उसके लिए भाई बहन मतलब सारे हैं। फिर हम थोड़ा ज्ञान देते हैं कि ये अपना है, ये पराया है, ये भाई का है, ये स्पेशल है। कोई एक पॉइंट आता है, अब काम की बात है, जब आपका बच्चा दीदी शब्द को विड्रॉ कर लेता है। वो कौन सी एज है? 12 है, 12 प्लस माइनस। वो क्यों विड्रॉ कर लिया? अब उसको जब दीदी शब्द बोलता है तो शब्द का मीनिंग अलग है, उसके भाव अलग हैं, ये उसके भीतर कंफ्लिक्ट पैदा करता है। मेरे भाव अलग हैं, शब्द अलग है, ये कंफ्लिक्ट पैदा करता है। इसलिए वो शब्द को विड्रॉ कर लेता है ताकि कंफ्लिक्ट ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? अब वो स्त्री पुरुष सुख को पहचानने लगा है। अब उसके मन को कौन चलाएगा? अब उसके मन को इंद्रियां चलाएंगी, क्योंकि अब उसने वो सुख पहचान लिया है। अब छोटे बच्चे को देखोगे, कुछ भी उठाएगा मुंह की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसको केवल एक ही चीज का पता है कि खाते हैं। अब जैसे जैसे बड़ा होते होते 12 साल में प्लस माइनस में, अब उसको इंद्रिय सुख का भी, सेक्स के सुख का भी, कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंज का पता चल रहा है। अब उसको कौन चलाएगा? अब उसको इंद्रियां चलाएंगी। इसका मतलब है मानसिकता को स्थापित करने की सही उम्र क्या है, ये वो डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब है यदि 12 साल के पहले मानसिकता को स्थापित कर दिया और वो ज्ञान पूर्वक सुखी होगा तो वो शरीर को चलाएगा। 12 साल के पहले तक मानसिकता को स्थापित नहीं किया, अब सारी जिंदगी इंद्रियां इसको चलाएंगी। हो गया कल्याण। बच्चों को हम उनकी भाषा में बात करते हैं, आप किस किस चीज से खुश होते हैं? वो बच्चे बोलते हैं, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। अब हम कहते हैं कि किस चीज से आप थोड़ी देर खुश होते हैं और कौन सी चीज से ज्यादा देर खुश होते हैं। वो बच्चा पहचान रहा है अपने में। धीरे धीरे जो अच्छे संबंध है, एक दूसरे के का केयर करना, रिस्पेक्ट करना, उसमें वो ज्यादा देर खुश रह पाते। बच्चे कहते हैं कि मैंने किसी की हेल्प किया बहुत दिन पहले, आज भी जब मैं याद करता हूँ, शेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने बहुत दिन पहले कोई मजेदार चीज खाई थी, अब उसको याद करता तो उतना अच्छा नहीं लगता, बल्कि और खाने का मन करता है। तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता में स्थापित हो गया कि इंद्रियों से जो अच्छा लगना है वो थोड़ी देर है, लेकिन जो दूसरों की हेल्प करना, रिस्पेक्ट करना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना, इससे ज्यादा खुशी मिलती है। पहली से लेकर 8वीं तक यही चीजें 8, 5, 13 के लगभग 12 से 13 की उम्र का। 12 से 13। और पहली कक्षा में कितने साल का है? 5 साल का 5 बच्चा साल है, का है। एडमिशन तो क्या वो पहली कक्षा में ये चीजें बता पाएगा? नहीं, पहले में इतना नहीं ले रहे। मैं ये जो है 7वीं 8वीं तक आते आते ले रहे हैं। पहले उसके अंदर भाव पक्ष का विकास कैसे हो, तो मुझसे बात कर रहे हैं कि आप जब स्कूल आते हैं उससे पहले घर के कौन कौन लोग आपके लिए क्या मदद करते हैं। बहुत सारा दिखता है जब उसको ये अवसर मिलता है कि कितने लोग मेरे लिए किस तरह से हेल्प कर पा रहे।
तो जैसे ही कोई व्यक्ति ये देख पाता है कि मेरे लिए इतने सारे लोग मदद कर रहे हैं, तो अपने आप से फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड उसके अंदर आ जाती है, यदि वो ये देख पाता है तो पहले के बच्चे के साथ उसी लेवल की बात करते हैं, मम्मी आपके लिए क्या क्या करती, यदि वो नहीं करे तो आपको क्या परेशानी होगी। तो एज अप्रोप्रिएट हमने कोशिश किया है, और इतने सारे लोग यदि और मदद करेंगे तो हम और रिफाइन कर पाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति पूरे हिस्टोरिकली किसी भी बच्चे को 13 उम्र तक हुई है? हाँ, ऐसे एग्जांपल हैं। वैसे मेरे को मुझे लगता है कि दूसरी बात करना पड़ेगा। पहली दूसरी में केवल स्टोरीज हैं बच्चे की और माइंडफुलनेस है, तो एक्सप्रेशन वाला जो कंपोनेंट है जिसमें भाव है, ये तीसरी क्लास है, जब बच्चा 7 से 8 साल की एज में है और फिर 14 साल तक, उसमें इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया और ग्रेजुअली बच्चा उसको ले पाता है। और जहां तक ये जो बच्चों की जो हम सक्सेस स्टोरीज या स्टोरी ऑफ चेंज जो है, उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 35 तो ऐसे सर्टिफाइड वैलिडेटेड केसेस हैं जिन बच्चों में बहुत गजब के चेंजेस आए हैं। तो वो इट्स नो डाउट बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। नहीं, और मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग तो ये शिविर ही करते हैं और बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, वो अपने बच्चों को लेके आती हैं। कोई कोई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा, 5th क्लास का बच्चा इसी बड़े लोगों के शिविर में जितना बड़े लोग पकड़ रहे होते हैं उससे ज्यादा वो पकड़ता है, उससे ज्यादा वो एक्सप्रेशन देता है, उससे अच्छे वो क्वेश्चन पूछता है। ऐसा मैंने कई शिविरों में देखा। फिर जब आप बहुत छोटी एज की बात कर रहे हैं तो उस समय तो फिर बड़े लोगों का आचरण को वो ऑब्जर्व कर रहा है, उस आचरण की ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजों को ले रहा है। और फिर बात करने वाले की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस लेवल पे जाके कितनी बात कर, जितनी उसकी क्लैरिटी होगी वो उतने लेवल पे जाके बात कर लेगा। हमको लगता है बच्चे छोटे होंगे, देखो सच्चाई ये है कि बच्चा छोटा है कि उसका शरीर छोटा है। सच्चाई ये है कि शरीर छोटा है, चेतना का स्तर में हो सकते, क्योंकि चेतना की आयु थोड़ा और अंदर गहरे में जाएंगे तो पता चलता है कि चेतना की आयु नहीं है, जो ये सोचने विचारने वाली एंटिटी है, एज उसका नहीं है, एज तो शरीर का है। अच्छा, जिन चीजों को मैं नहीं समझ पाता हूं उनको मेरे को लगता है बच्चा तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। पता चला आप नहीं समझ पा रहे आपकी कंडीशनिंग के कारण, बच्चे की वो कंडीशनिंग ही नहीं है, इसलिए वो बेहतर समझ पाता है या बेहतर ले पाता है कम से कम कंटेंट को। तो उस तरह की परेशानी नहीं है। फिर भी एक बार हमारी क्लैरिटी आ जाएगी तो पर्कुलेट कैसे होना है उसके रास्ते निकल आए। काम की बात ये निकल रही है कि सही अर्थों में एक स्वस्थ मानसिकता को देने का समय तो लगभग आप ये मान लीजिए क्लास 8 मैक्सिमम क्लास 10th के नीचे नीचे का समय टॉप, उसके बाद भी वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन प्रधान रूप में क्या रहे, तो प्रधान रूप में हमारा मिडिल एजुकेशन तक संस्कार प्रधान हो, मानसिकता प्रधान हो। वहाँ फोकस एरिया, प्रायोरिटी एरिया ये है कि मानसिकता को कैसे शिफ्ट किया जाए और ऐसे लोगों के साथ वो लोग काम करें जिनके पास एक स्वस्थ मानसिकता है। क्योंकि घर में तो मानसिकता जितनी है उसकी लिमिटेशन है। हमारे पास स्कूल एक जगह है जहां हम एक स्वस्थ मानसिकता के लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं और उस आदमी के जीते हुए देख के उस आदमी का जीना जितना प्रभावशाली प्रस्ताव है उससे कोई भी चीज नहीं है जो उससे अधिक प्रभावशाली। आदमी की बॉडी लैंग्वेज, उसका भाव, उसकी भंगिमा, हर चीज शरीर का रोम रोम बोलता है, जैसी आपकी स्थिति है वैसा बोलता है और वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। कोई लोग आपको बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, आप उनके बहुत नजदीक आ जाते हैं, आपको बहुत नजदीक आने का मन करता है। कोई व्यक्ति के साथ आप घर में पूरी जिंदगी जीते हैं और आप एक गैप के साथ बने रहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो विचारों का वाइब्स है, ये जो कोई वाइब्रेशन है, पूरी सृष्टि देखें तो वाइब्रेशन है। कोई सूदिंग वाइब्रेशन आप तक पहुंचता है और आप उसको पहचानते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। इवन पशु भी उस चीज को पहचानते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ। तो धीरे धीरे उस गहराई में जाएंगे तो मेरे को लग रहा है एक बार वो क्लैरिटी से खुलेगा पूरा मामला तो इसमें और कुछ हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी जैसा कर पा रहे हैं उससे और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन क्या निकल के आ गया, 8 तक की शिक्षा संस्कार प्रधान, 8 तक की शिक्षा मन भरने के लिए, 8 के बाद की शिक्षा पेट भरने के लिए। 8 5 13 हो गया ना, 13 साल, 15 मान लो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 10वीं तक की शिक्षा संस्कार प्रधान, मन भरने के लिए। 8वीं तक की शिक्षा मन भरने के लिए और 8वीं के बाद की शिक्षा पेट भरने के लिए। क्योंकि बेसिकली 15 साल का बच्चा फिजिकली इतना अपने आप में समर्थ होता है कि वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व किया जा सके। इसलिए छोटे बच्चों से कोई श्रम कराया जाए, इसकी सामान्यतः इसको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसका शरीर अभी श्रम के लायक नहीं है। जो प्राइमरीली हैप्पीनेस करिकुलम है, इस पहली बात को ज्यादा एड्रेस करता है, शिकायत मुक्त संबंध।
और क्योंकि परिवार में अभाव की भी मुक्ति हो, सुख सुविधाएं सारी हों, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए ईएमसी जो है, तो ये दोनों चीजें ठीक ठाक हो जाएं तो वो सुखदायी हमेशा रहने की संभावना बढ़ती ही है। इसलिए ये दोनों चीजों में जब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो ये बात रखते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम पहली बात को एड्रेस करता है कि संबंधों में शिकायत ना रहे, और ईएमसी दूसरे को एड्रेस करता है। मुझे लगता है ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा। अभी एक स्कूल तो पहले से 5वीं तक होता है सामान्यतः प्राइमरी, एक 6ठी से 12वीं। ये इसको एक्चुअली 1 से 8 एक रखना पड़ेगा, हाँ, और 9 से 12 12 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 12 में जिस तरह की मानसिकता बदलती है और जिस तरह के चेंजेस आते हैं, और हमारी उतनी बड़ी तैयारी भी नहीं है, तो ये बड़े वाले बच्चे इनका एक्चुअल शिविर करते हैं। 9th क्लास के बच्चे इनको शिविर करके बिल्कुल ट्रेंड कर देते हैं नीचे वालों को। तो यदि इसको हम सेपरेट करें तो अच्छा है। प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक एक लेवल का सेक्शन है, फिर 3 से लेके 8 एक तरह का माइंडसेट है, फिर 9 से लेके 12 एक तरह का माइंडसेट है। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, वो संसाधन का जो अभाव है, चाहे टीचर के रूप में या क्लासेस या फर्नीचर कोई भी, तो उसकी कीमत तो वही चुका रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारी एनर्जी जो लगी है वो 10वीं 12वीं पे लगा दी है, टीचर हाँ। सबसे बेस्ट वहां लगा दिए हैं, हाँ, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट भी जो बढ़िया वाले हैं वहां लगा ये भी दिए। इम्पोर्टेंट तो बात है। वो तो सफर कर रहे हैं। अब यदि चेंज आएगा समाज में तो कैसा है? आदमी बनना, आदमी बनाना दुनिया का सबसे सुखद काम है। क्यों कर रहे हैं हम इस काम को? और मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे और हमारे तमाम मित्र जिन्होंने तमाम जो भी अच्छा सफलता वाला जो भी मॉडल हो सकता है ऐसा देख के, उसके खालीपन को देख के, ये सारे लोग अपनी आजीविका अपने पास से चलाते हुए और खुशहाली के साथ इस काम को कर रहे हैं, और इसका विस्तार हम होते हुए अब समाजों के रूप में देख रहे हैं। अब समाज आगे आ रहे हैं कि हमारे समाज में इसको हम कैसे करेंगे। जब ये चीज आदमी के पास चली जाएगी कि आदमी बनना, और आदमी के पास जो आचरण रूपी फल लगता है, जो सुख रूपी फल लगता है, जो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड आती है, जो उसके भीतर भय से मुक्ति आती है, जो सेल्फ कंट्रोल आता है, ये जो आदमी के भीतर फल लगता है, ये कोई मूल उपलब्धि है जो आदमी के साथ रहती है। और इस उपलब्धि के लिए आदमी जो जिसके पास होगा बांटेगा। तो भाई साहब, समाज का सबसे सक्षम वर्ग बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के इस काम में उतर जाएगा। तो जब बच्चों को वो लोग उपलब्ध होंगे जो सही अर्थों में अपनी जिंदगी में किसी साधना शब्द आपको थोड़ा गंभीर सा लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही, जो सही अर्थों में अपनी जिंदगी को स्टेबल करके जब बच्चे के सामने, तो छोटे बच्चों के साथ में वो लोग उपलब्ध हों जो सबसे आचरण के मामले में सक्षम लोग हैं। क्योंकि पहली बार वो मानव का मॉडल देखने जा रहा है। इसको खटारा आदमी दिखाई दे गया तो इसका मानवता से विश्वास उठ जाता है, इसको लगता है सारे ही खटारा होते हैं। थोड़ा सा इतर बोलना चाह रहा हूँ। कभी कभी जो समाज की स्थापित मान्यताएं या परिवार के आचरण की आपने बात की, मैंने अपने पिता से सीखा कि वाइन नहीं पीनी है और नॉनवेज नहीं खाना। जब मैं बीजापुर के जंगलों से आ रहा था तो वहाँ मंडी में मैंने देखा कि वो वनोपेश से पिता बेटे को, 5 वर्ष के बेटे को भी ताड़ी पिला रहा। मैं इस पर कतई टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या स्थापित मान्यता है। तो ये एक समाज की जो स्थापित मान्यताएं हैं और उसके साथ नियम का निर्माण, वो भी एक कहीं ना कहीं एक जो वो बच्चा लेके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जिन कॉन्टेक्स्ट से निकलते, जैसे भारत में यदि केरल साइड नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वो मातृ प्रधान सत्ता है, जहां लड़का शादी होकर लड़के के घर जाता है। ठीक है, ऐसा भी है, अभी भी ऐसा है। वो तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा जितना नॉर्थ ईस्ट और साउथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का लड़के के घर जाए कि लड़की लड़के के घर जाए, वो एक शादी करे कि 68 शादी करे, वो गेज करे। फाइनली यार तुम खुश हो जाओ, यार तुम तो खुश हो जाओ, छोड़ो समाज को, तुम तो खुश नहीं हो पा रहे ना, झंझट तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मानव के यदि पूरी नेचर की सारी एंटिटीज के साथ कोई नेचुरल बिहेवियर है, तो ह्यूमन बीइंग का भी कोई नेचुरल बिहेवियर है, और उसको पाए बिना तृप्ति नहीं होगी। जितना घोड़े खोल के देखना है खोल लो, वो चीज को हम पहचान, उस यूनिवर्सल यूएचएस को हम पहचान पाए। यूएचएस क्या? स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो सार्वभौम मानवीय आचरण, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट को यदि हम पहचान पाए तो वो उस आदिवासी पे भी लागू होगा, वो अमेरिका में भी लागू है, वो सभी जगह लागू है। यही उसकी प्रैक्टिसिबिलिटी को देखना है। फिर एक शादी ठीक है कि कई शादी ठीक है, लड़का इधर जाएगा कि लड़की उधर जाएगी, कि वो गेज ठीक है कि लेस्बियन ठीक है, फिर हर चीज पे बात हो। तो हमारे पास अभी वो, चूंकि मानव का नेचर में अध्ययन नहीं हुआ,
इसलिए मानव के बारे में शिक्षा बनाने गए वो भी हमारी अधूरी हो गई, हमारा राजनीतिक ढांचा भी अधूरा हो गया, हमारे रस्म और रिवाज को उनको झेल रहे हैं। दुख को लेकर एक बढ़िया सूत्र है कि नियम का विरोध ही दुख है। दुख का इतना ही मतलब है कि मानव को लेके जो नेचर में नियम है उसको हमने वायलेट किया है, इसका नाम दुख है। तो नेचर में मानव के सुखी होने का भी कोई नियम है, तो मानव नियम पूर्वक सुखी होता है, नियम पूर्वक दुखी होता है। उस नियम को पहचान लेने का नाम समझ है ना, और वो यूनिवर्सल है। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि यूनिवर्सल है, इसको अपने को चेक करना है। तो पहले मेरे को लगता है कि एक काम कर लेते हैं कि किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि एक सर फटा हुआ आदमी हॉस्पिटल गया, उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया। अब पहले इलाज किसका करना पड़ेगा? डॉक्टर का। तब तक वो मरीज मर जाएगा। हम सबका इलाज करना चाहते हैं और हमारा खुद का स्थिति अभी ऐसा है कि हमको चीजों की रूट लेवल पे एक मानव होने के नाते मेरे को मेरे बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो पहले अपने से शुरू करते हैं और फिर चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। हमारा इस शिविर को करने का उद्देश्य है कि दिल्ली के स्कूल अच्छा आउटपुट दे। इससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी आपको आउटपुट दे दे, आपके परिवार में वो आउटपुट आए। अपने परिवार में आउटपुट आए बिना आपके पास वो मोटिवेशन ही नहीं आता है कि आप इसको स्कूल में लेके जाएं। ऑर्डर से होने वाले काम ये नहीं है। मेरा मोटिवेशन यही है कि इससे मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम हैंडल हुई है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हैंडल हुई है, मैंने हजारों लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है। तो जब तक मेरी खुद की जिंदगी के फल से वो कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा।